नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजों की। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे मजबूत लीडर बनकर उभरे। देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा था वो करके दिखाया। फडणवीस की भविष्यवाणी सही साबित हुई और उद्धव ठाकरे की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर भी अपना आखिरी गढ़ नहीं बचा पाए। पहली बार मुंबई में बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा हो गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अजित पवार और शरद पवार दोनों मिलकर भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। लेकिन दूसरे इलाकों में भतीजा अपने चाचा पर भारी पड़ा। शरद पवार की पार्टी की हालत सबसे बुरी हुई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी आई, लुटिया डूब गई। बीजेपी के बाद सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का रहा। एआईएमआईएम के मुंबई में 8 पार्षद जीते, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाई। अब जो जीते वो जश्न मना रहे हैं, जो हारे वो बहाने बना रहे हैं। आज बीजेपी के दफ्तर में रंग और गुलाल उड़ा, आतिशबाजी हुई, लेकिन शिवसेना भवन में सन्नाटा छाया रहा। शिवसेना की बीएमसी से विदाई 30 साल के बाद हुई है। उद्धव ने इस हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया? पूरे महाराष्ट्र में जीत का परचम लहराने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? कांग्रेस ने उद्धव को क्या नसीहत दी? उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी का नारा लगाने वाले राज ठाकरे का क्या हश्र हुआ? और ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आज क्या नसीहत दी? म्युनिसिपल इलेक्शन के नतीजों का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर होगा? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको फिगर्स बता देता हूं। अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें इस अलायंस को 114 सीटें मिलने का अनुमान है और बहुमत का आंकड़ा भी 114 ही है। करीब 20 साल बाद एक साथ आए ठाकरे बंधु अपना गढ़ नहीं बचा पाए। उन्हें सिर्फ 73 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसमें भी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने गठबंधन की लाज रख ली। शिवसेना यूबीटी को 66 सीटों पर जीत हासिल हुई और राज ठाकरे की पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 7 पर जीत पाई। बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाया ओवैसी की पार्टी ने। पिछली बार उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम के 8 पार्षद जीते हैं। कांग्रेस, अजित पवार की एनसीपी और समाजवादी पार्टी तीनों को झटके लगे। कांग्रेस पिछली बार 31 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 23 सीटों में सिमट गई। बीएमसी में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 29 महानगर पालिकाओं में से 25 में महायुति को जीत मिली है। इनमें से 22 में बीजेपी का मेयर बनना तय है। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन फडणवीस की लीडरशिप में लड़े गए, फडणवीस ने खुद सारी रणनीति बनाई, सारे जिलों में जाकर कैंपेन किया, इसलिए आज इस बड़ी जीत का क्रेडिट भी देवेंद्र फडणवीस को ही मिलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। आज चुनाव नतीजे आने के बाद देवेंद्र फडणवीस बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। फडणवीस ने कहा कि यह जीत पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसलिए अब और ज्यादा मेहनत करके लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है
उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। बड़ी बात यह कि सिर्फ मुंबई में नहीं, देवेंद्र फडणवीस के होम टाउन नागपुर में भी बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में शरद पवार और अजीत पवार की जोड़ी को मात दी। परभणी नगर पालिका कांग्रेस से छीन ली। औरंगाबाद और नासिक में भी परचम लहराया। इसलिए ये तो कहना पड़ेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच देवेंद्र फडणवीस ही निकले। लेकिन आज जब चुनाव नतीजे आए तो फडणवीस ने सबसे पहले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम को फोन करके बधाई दी और कहा कि ये जीत आप लोग की मेहनत की वजह से मिली। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे। त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस यस यस। आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा यस यस, येतो येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला, खूप शुभेच्छा तुम्हाला। बीजेपी के लिए आज के नतीजों की सबसे खास बात यह रही कि उसकी अगुवाई में महायुति ने 25 नगर निगम जीते। और जीत की बड़ी बात यह है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल उन सभी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जीते जहां पार्षदों की संख्या 100 से ज़्यादा है। बीएमसी के अलावा 162 सीट वाले पुणे नगर निगम, 151 सीट वाले नागपुर, 128 सीटों वाले पिंपरी चिंचवाड़, 122 सीट वाले नासिक समेत उसे हर नगर निगम में बीजेपी और सहयोगियों को जीत मिली, जहां 100 से ज़्यादा सीटें हैं। सिर्फ वसई विरार एक ऐसी नगर पालिका है जहां पर 115 पार्षद हैं, लेकिन यहां बीजेपी नहीं बल्कि वंचित बहुजन अघाड़ी का नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा। अब मैं आपको कुछ उन शहरों के नाम बता देता हूं जहां महायुति को जीत मिली है। इनमें बीएमसी, मीरा भाईंदर, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, नांदेड़, संभाजीनगर, कल्याण डोंबिवली, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर और नासिक जैसे बड़े बड़े शहर शामिल हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 2 जगह ठाणे और मालेगांव में जीत मिली है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी का अहिल्यानगर में नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा। आज के चुनाव नतीजों पर सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया नीतीश राणे का। जैसे ही चुनाव नतीजे आए, बीएमसी में उद्धव की पार्टी की हार हुई तो नीतीश राणे ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें नीतीश राणे ठाका मारकर हंस रहे हैं और कैप्शन में लिखा है उद्धव ठाकरे के लिए। इसके बाद नीतीश राणे कैमरों के सामने आए। उन्होंने चुनाव से पहले की अपनी बात दोहराई कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही मुंबई पर राज करेगा। आज वही हुआ। मराठी मानुष ने हिंदुत्व की राह छोड़ने वालों को घर भेज दिया। सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम
और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, इसलिए नीतीश राणे उद्धव ठाकरे पर हंस सकते हैं। लेकिन हार इतनी बुरी हुई है कि रिजल्ट आने के बाद न उद्धव ठाकरे सामने आए न राज ठाकरे कहीं दिखाई दिए। उनकी पार्टी के नेताओं ने जरूर इधर उधर के बहाने बनाकर हार की टीस कम करने की कोशिश की। पूरे महाराष्ट्र में उद्धव के पास ले देकर बीएमसी ही बची थी, वो भी आज चली गई। महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक भी जगह ठाकरे की पार्टी नहीं जीत पाई। दोनों भाई साथ आए, हिंदी मराठी कार्ड खेला, मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता इस बात से खुश हैं कि बीएमसी में उद्धव की शिवसेना की उतनी बुरी हार नहीं हुई जितनी विधानसभा चुनाव में हुई थी। बीएमसी के इलेक्शन में विधानसभा चुनाव के मुकाबले स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है। उद्धव की शिवसेना ने 163 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 66 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट रहा करीब 40%, जबकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसके 7 कैंडिडेट ही जीत पाए। स्ट्राइक रेट रहा 10% से थोड़ा सा ज़्यादा। हालांकि उद्धव की शिवसेना के नेता अनिल देसाई ने कहा कि राज ठाकरे के साथ आने से नुकसान नहीं हुआ, जीत नहीं सके अलग बात है, लेकिन दोनों भाइयों के साथ आने से मराठी मानुष भी पार्टी के साथ आए। राज ठाकरे को साथ लेना है, ऐसा माना जा रहा है कि क्या एक गलती हो गई उद्धव गुट की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मराठी जनों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया हुआ है, अच्छा समर्थन दिया हुआ है। इन इलेक्शंस की एक और खास बात यह रही कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को मुसलमानों का वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुकाबले ज्यादा मिला। सिर्फ ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों का वोट उद्धव की सेना से ज्यादा मिला है। मुसलमानों के साथ आने से उद्धव की पार्टी के नेता खुश हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि ओवैसी ने मुंबई में पैर जमा लिए तो मुश्किल हो जाएगी। आज संजय राउत ने कहा कि मुंबई में शिवसेना की ताकत बरकरार है। मुंबई के लोगों ने उन लोगों को हराया जिन्होंने शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपा था। हमारे 60 नगर सेवक, 60 कॉरपोरेटर शिंदे सेना में चले गए, लगभग सभी हार गए हैं, लोगों ने हराया है। जहां मैं ये सामना का ऑफिस है, मैं जहाँ खड़ा हूँ, वहाँ का भी जो हमारा कॉरपोरेटर था वो शिंदे सेना में चला गया, लोगों ने उनको हरा दिया। तो ये बात छोड़ दीजिए, जो जिसने पार्टी छोड़ी है उस सबको मराठी जनता ने हराया है, लोगों ने हराया है। मुस्लिम समाज की मेजॉरिटी है पूरी तरह से, वहाँ ये जीत रहे हैं। लेकिन और जो प्रभाग है जहाँ वहाँ का मुस्लिम वोटर्स है वो हमारे साथ रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। जहाँ मुस्लिम 100% उनकी मेजॉरिटी है पॉपुलेशन में, वहाँ तो समाजवादी पार्टी जीत गई है, यहाँ एमआईएम जीत गई है, वहाँ कुछ जगह पर कांग्रेस जीत गई है। ये अपेक्षा के अनुसार ही है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में उद्धव की शिवसेना को झटका लगा, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने अपने गुट की इज्जत बचा ली। ठाणे और मालेगांव में शिंदे की पार्टी का मेयर होगा। बीएमसी में भी शिंदे की पार्टी बीजेपी के साथ सत्ता में होगी। मुंबई में शिंदे सेना के 27 पार्षद जीते हैं, इसलिए उनकी पार्टी के नेता खुश हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोगों ने कहा कि ठाकरे बंधुओं ने मुंबई और बीएमसी को अपनी कमाई का जरिया बना लिया था, बाला साहब के नाम को बदनाम कर रहे थे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने लोगों से कहा कि बाला साहब ठाकरे जैसा ब्रांड कोई नहीं बन सकता, उनके असली वारिस वही हैं। मैं इतना ही कहता हूं कि लोगों ने डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ही ब्रांड है, विकास यही ब्रांड है। और बाला साहब थे हमारे ना, बाला साहब वो थे ना ब्रांड। बाला साहब उनका एक अलग कद था, अलग वजूद था। ये उनको वैसे कोई बनना चाहता होगा तो नहीं बन सकता है। वो बाला साहब एक ही बार होते हैं, हर बार नहीं होते। और ये इस चुनाव में डेवलपमेंट को ही ब्रांड लोगों ने समझा है, डेवलपमेंट को स्वीकार किया है। लेकिन इस इलेक्शन में अजीत पवार की स्थिति न माया मिली न राम जैसी हो गई।
महाराष्ट्र सरकार में साथ होने के बाद भी अजित पवार ने महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ा। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में तो उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए अपने चाचा शरद पवार से हाथ मिलाया। उम्मीद थी कि पवार की पावर दिखेगी। बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी अजित पवार ने लगाया, जमकर प्रचार किया, लेकिन दोनों जगह बीजेपी जीती। अजित पवार की पार्टी सिर्फ एक नगर पालिका अहिल्यानगर में जीती है। चाचा भतीजे के साथ आने का कोई खास फायदा नहीं मिला। अजित पवार के लिए इतना संतोष जरूर है कि उनकी पार्टी के पार्षद शरद पवार के गुट से ज्यादा होंगे। भतीजा चाचा से आगे निकल गया। शरद पवार के हटे की पार्टी की हालत तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी ज्यादा खराब हो गई। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी के 100 से ज्यादा पार्षद जीते हैं। महाराष्ट्र के 12 नगर निगमों में जहां जहां भी मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वहां एआईएमआईएम को कामयाबी मिली है। बीएमसी में अब तक एआईएमआईएम के 8 पार्षद जीत चुके हैं, जबकि पिछली बार उसे 2 ही सीटें मिल पाई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के 5 शहरों में एआईएमआईएम डबल डिजिट में पहुंची है। सबसे ज्यादा 33 सीटें औरंगाबाद में जीती है। मालेगांव में 21, नांदेड़ में 13, अमरावती में 11 और धुले में ओवैसी की पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा अकोला, सोलापुर और दूसरे कई शहरों में एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी नेताओं का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो जानते हैं कि कहां किसके वोट बैंक में सेंध लगानी है। बीएमसी चुनाव में इस बार मुसलमानों ने अजीत पवार के एनसीपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बजाय एआईएमआईएम को सपोर्ट किया। इसीलिए आज वारिस पठान ने कहा कि मुंबई में साइकिल पंचर हो गई, अब एआईएमआईएम का वक्त आ रहा है। लोगों ने मान लिया ओवैसी साहब को अपना नेता, उनको लग गया कि वाकई में शख्स है, ये पार्टी है जो पूरी महाराष्ट्र के अंदर विकास डेवलपमेंट की काम करेगी। सिर्फ बात नहीं करते, वर्क इज अवर आइडेंटिटी। और दूसरी तरफ साइकिल तो पूरी पंक्चर हो गई। दोनों टायर साइकिल के पूरे महाराष्ट्र के अंदर पंक्चर हो चुके हैं। पंक्चर, ये जो कल तक घमंड गुरूर में घूमते थे, इक्तिदार पे बैठते थे, काम नहीं करते थे, आज जनता ने उनको जवाब दे दिया ना। जनता का मैंडेट है ये कि अब जो काम करेगा, जो साथ में साथ कांधे से कांधा मिलाकर रहेगा, उसी के साथ जनता जाएगी। बाकी ऐसे खोखलों को तो सबक सिखा दिया पूरी जनता ने। अब एक नजर कांग्रेस की हालत पर डालते हैं। मराठवाड़ा रीजन को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। कांग्रेस को लातूर, परभणी और चंद्रपुर में जीत मिली है। इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में कांग्रेस का मेयर बन सकता है, लेकिन ये तीनों छोटी नगर पालिकाएं हैं। कहीं भी पार्षदों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं है। इसलिए इन इलाकों में कांग्रेस की जीत का महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत असर नहीं होगा और न ही कांग्रेस को कोई खास फायदा होगा। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत पहले कभी नहीं हुई, लेकिन यह भी सच है कि महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को हराने के लिए इतनी बड़ी कोशिश पहले कभी नहीं हुई। क्या क्या नहीं किया गया। उद्धव और राज ठाकरे पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ साथ आए। शरद पवार और अजित पवार ने रिश्तों की कड़वाहट को भुला दिया। कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस किया। नए रिश्ते जोड़े गए, नए अलायंस बनाए गए, लेकिन बीजेपी की प्रचंड जीत ने सारी कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया। सबसे बुरी हालत कांग्रेस की हुई, जिसका एक जमाने में महाराष्ट्र पर एक छत्र राज था। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस अपनी हार की वजह कभी ईवीएम में ढूंढती है, कभी इंक में, तो कभी वोटर लिस्ट में। और अब बाकी विरोधी दल भी इसी लाइन पर चल पड़े हैं। जब बीमारी का डायग्नोसिस ही गलत होगा तो वो इलाज कैसे करेंगे? जब तक वो यह नहीं देखेंगे कि बीजेपी कितनी एडवांस में तैयारी शुरू कर देती है, तब तक उन्हें जीत का रास्ता नहीं दिखाई देगा। बीजेपी चुनाव की तैयारी कैसे करती है, कितनी पहले से तैयारी शुरू कर देती है, कितनी माइक्रो लेवल की प्लानिंग होती है, यह सब देवेंद्र फडणवीस से आज से 6 महीने पहले ही बता दिया था। 6 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस आपकी अदालत में आए थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की सिर्फ चर्चा चल रही थी। मैंने देवेंद्र फडणवीस से पूछा था कि ठाकरे ब्रदर्स के दिल मिल गए हैं, क्या इससे बीजेपी को मुश्किल होगी? उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब दिया था, वो आज सुनना बहुत जरूरी है। इनके दिल में क्या है ये तो वही जानते हैं, मुझे पता नहीं है इनके दिल में क्या है। लेकिन कई बार राजनीतिक मजबूरियां ऐसी होती है कि लोगों को साथ में लाती है।
तो अब राजनीतिक मजबूरी तो दोनों की है, इसलिए दोनों साथ में आए हुए हैं। अब आगे ये क्या करते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं इतना आपको कहता हूँ, आज चूंकि आपके पास तो ये एपिसोड रिकॉर्डेड रहेगा, इसलिए बीएमसी के चुनाव के बाद आप ये जरूर एपिसोड दिखाना। कोई भी किसी के साथ चला जाए, बीएमसी के चुनाव में हम ही जीतेंगे। हमारी जो महायुति है, हमारी जो एनडीए अलायंस है, ये एनडीए अलायंस बीएमसी जीतेगी। आज देवेंद्र फडणवीस की भविष्यवाणी शब्दशः सही साबित हुई। सिर्फ बीएमसी में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में जबरदस्त जीत हुई। आपकी अदालत में देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में, अपने सरकार के काम के बारे में, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ अलायंस के बारे में, भविष्य के राजनीतिक समीकरण के बारे में और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की थी। देवेंद्र फडणवीस ने मुझसे कहा था कि जिस दिन बीएमसी के चुनाव नतीजे आए, उसके बाद ये शो एक बार फिर जरूर दिखाइएगा। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आपकी अदालत का यह खास शो एक बार फिर देख पाएंगे कल रात 10 बजे। देवेंद्र जी, बड़े प्यार से देवा भाऊ कहते हैं महाराष्ट्र में लोग आपको, और देवा भाऊ लोगों से कहते हैं कि एक है तो सेफ हैं। क्यों समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? समाज को साथ लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये तो एक बहुत पॉजिटिव बात है। आप एक रहिए, अलग रहिए, कहा हमने? आप तो कह रहे हैं जागो हिंदू जागो, तो मुसलमान नहीं जागे? वो सोए ही नहीं है, वो सोते ही नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। बंगाल में भी बीजेपी की एडवांस तैयारी साफ साफ दिखाई दे रही है और ममता भी पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। ममता बनर्जी का फोकस अब हिंदुओं के वोट पर है। आज ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी में हर हर महादेव के नारे लगाकर महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकाल महातीर्थ देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा, 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद रोज कम से कम 1 लाख श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने आएंगे। सिलीगुड़ी रिलीजियस टूरिज्म का हब बनेगा। इससे पूरे नॉर्थ बंगाल की इकोनॉमी को फायदा होगा। ममता बनर्जी ने सरकारी खजाने से महाकाल महातीर्थ मंदिर के लिए 344 करोड़ रुपए दिए हैं। 17 एकड़ में बनने वाले इस मंदिर में महाकाल की विशाल प्रतिमा के अलावा 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर भी बनेंगे, म्यूजियम बनेगा, एक कन्वेंशन सेंटर होगा। ममता ने कहा कि महाकाल का मंदिर सिलीगुड़ी का भाग्य बदलने वाला होगा। इससे पहले ममता ने कोलकाता में दुर्गा मंदिर की आधारशिला रखी थी, दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाया। ममता ने कहा वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, सबको साथ लेकर चलती हैं, लेकिन बीजेपी हिंदुओं की बात करके दंगे भड़काती है, मुसलमानों को टारगेट करती है, बंगालियों से नफरत करती है। इसलिए बंगाल में बीजेपी की कोई जगह नहीं है। और इसके बाद ममता ने दूसरे राज्यों में बंगाली माइग्रेंट्स के साथ मारपीट और बदसलूकी का मुद्दा उठाया। ममता ने कहा कि जहां भी बीजेपी का राज है, वहां बंगाली अप्रवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये ठीक नहीं है। We love all, humanity for all the religious for all. Unity is our strength and divide is fall. अब क्यों अत्याचार करते हैं? असम में जाते हैं पिटते हैं, राजस्थान में जाते हैं पिटते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं पिटते हैं, दिल्ली में जाते हैं पिटते हैं, बिहार में जाते हैं पिटते हैं। क्यों? पिटना कोई धर्म नहीं होता है, जिंदगी देना धर्म होता है। जिंदगी से सबसे कामयाब चीज यही है, हम जितना दिन बचेंगे हम काम करके जाएंगे, अच्छा काम, शुभ काम, जो ईश्वरी हो, अल्लाह ही हो। गांधी जी बोलेছেন ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। ममता ने बंगला भाषियों पर हमले का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि इस इशू पर आज मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, गाड़ियों पर पथराव किया, ट्रेनों को रोक दिया और कई जगह आगजनी की। ये लोग झारखंड में बंगाली मजदूर अलाउद्दीन शेख की हत्या से नाराज थे। बेलडांगा के शुजातपुर गांव का रहने वाला अलाउद्दीन शेख झारखंड के पलामू में काम करता था। अलाउद्दीन का शव उसके कमरे में छत से लटका हुआ मिला।
परिवार वालों ने इल्जाम लगाया कि अलाउद्दीन को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि वो बंगाली था, बांग्ला बोल रहा था। जैसे ये खबर फैली तो बेलडांगा में हंगामा शुरू हो गया। सबसे पहले नॉर्थ और साउथ बंगाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को जाम किया गया। इसके बाद लालगोला और सियालदह रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया। ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की जमकर बहस हुई। बेलडांगा में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। क्योंकि आज जुमे का दिन था, हजारों लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, इसलिए नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों में से बहुत से लोग प्रदर्शन में शामिल हो गए। हुमायूं कबीर ने भी हिंसा को, हंगामे को जायज ठहराया। हुमायूं कबीर ने कहा कि लोग अलाउद्दीन की हत्या से नाराज हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुमायूं कबीर ने इस हंगामे के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा ममता के कारण ही बांग्ला भाषियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है और ममता बनर्जी बंगाली जनमानुष की हिफाजत करने में नाकाम रही। आम आदमी का ये निर्णय लिया, उनका जो इमोशनली उनका अलाउद्दीन बोल के 35 एज, वो 10 दिन पहले झारखंड में अपना काम के लिए गया, उनको पिटा के मार के उनको जो गला में कपड़ा जड़ा के उनको मार दिया। लगता है दादा इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सीधा बीजेपी वो बीजेपी को हाथ है ये तो मेरा सबूत नहीं देना पाएगा, लेकिन ममता बनर्जी को हाथ है ये मेरा सबूत है। ममता बनर्जी को जो एसपी लोग है, ओसीआईसी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? जो किसी को कोई जान चल जाते हैं तो उनको खिलाफ, तो पास में स्टेट में जो स्टेट है झारखंड, उनको सब तो बहुत अच्छा ताल्लुकदार है। इसके बाद बीजेपी ने बेलडांगा की हिंसा को ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा बता दिया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा ममता बनर्जी ने भारत को नापाक कहने वालों के साथ अलायंस कर लिया और नतीजा सबके सामने है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुलेआम इस विभाजन की राजनीति का पथ अपना लिया, उसका जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, उसी का कारण आज बेलडांगा बना। ऐसा हिम्मत कैसे हो गया सरकारी जगह पे आग लगा देना? इसका कारण है तृणमूल कांग्रेस पिछले 10 साल से लगातार ऐसे बहुत सारे लोगों का साथ समझौता कर लिया जिसका भावना भारत के विरोध में है। जो खुलेआम खड़ा होकर रास्ते में भाषण दे रहे हैं ये दरुल हर्ब है, ये देश नापाक है, इससे हम लोग को बाहर आना चाहिए। उसी लोगों को तृणमूल कांग्रेस अपना लिया, सिर्फ अपना कंसोलिडेटेड वोट बैंक बनाने के कारण। इसका पहले भी मुख्यमंत्री का कई भाषण, मुख्यमंत्री का बहुत सारे स्टेटमेंट पाकिस्तान की न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन गया। 2 दिन तक पाकिस्तान टीवी का सुर्खियों में रह गया, उसको लेकर टॉक शो चालू हो गया। तो ऐसा बयानबाजी तो चलते रहेगा और पूरा देश देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है। लेकिन ममता बनर्जी ने बेलडांगा की हिंसा को वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और हुमायूं कबीर की मुहिम से जोड़ दिया। ममता ने कहा यह सब बीजेपी और हुमायूं कबीर जैसे लोगों की मिलीजुली साजिश है। आज शुक्रवार है, आज जुम्मे के दिन वहां बड़ी तादाद में लोग नमाज के लिए जुटाए जाते हैं, इसी वजह से वायलेंस हुई। और इसके बाद ममता ने कहा लोग एसआईआर में अपना नाम कटने से भी बेहद खफा हैं और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। দেখুন বেলডাঙ্গা আপনারা জানেন কাদের কাদের প্ররোচনা আছে, আমি আর নতুন করে বলতে চাই না। देखिए आपको पता है बेलडांगा में कौन किसकी साजिश है। मैं कुछ नई बात नहीं कहना चाहती हूँ। शुक्रवार को जुमे का पवित्र दिन होता है। ये शिव, माँ दुर्गा, संतोषी माता का दिन भी होता है। शुक्रवार को जुमे की नमाज भी होती है। अब आप मान लीजिए कोई दुर्गा पूजा देखने अगर 1 करोड़ लोग आए हैं और वहाँ आप माइक लगा दें तो उनको सब सुनाई देगा। ये शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने आए हैं, उनकी भी एक भावना है। अगर कोई राजनीतिक फायदे के लिए उकसाता है तो गुस्सा स्वाभाविक है। मुझे भी इस बात पर गुस्सा है।
वो एक तरफा नाम नहीं काट सकते। उन्होंने आदिवासियों, राजवंशियों और मतुआ लोगों के सबके नाम काटे हैं। आपको समझना चाहिए कि ये कितनी भयानक स्थिति है। बीजेपी दंगे कराने की योजना बना रही है और इसी में जुटी है। वो चुनाव नहीं जीत सकते तो अब घोट पका रहे हैं। मैं अल्पसंख्यकों से कहना चाहती हूँ कि हम माइग्रेंट वर्कर्स पर हो रहे जुल्म को देख रहे हैं। हमने केस किया है, हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। आप शांत रहें और सब्र रखें। ममता के बदले हुए अंदाज को समझने की जरूरत है। बीजेपी ममता को मुसलमानों का लीडर बताती है, मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाती है। इसीलिए इस बार ममता बनर्जी कभी महाकाल का मंदिर बनवाती हैं, तो कभी भगवान जगन्नाथ की शरण में जाती हैं, तो कभी गंगा सागर के मेले में धूनी रमाती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुसलमानों को ममता के इस हिंदू स्वरूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए ममता की जीत इंपॉर्टेंट है। और निजी बातचीत में मुस्लिम लीडर कहते हैं कि ममता की जीत इसलिए ज़रूरी है और ये तभी हो सकता है क्योंकि जब उन्हें थोड़े बहुत हिंदू वोट मिले। इसके लिए अगर वो मंदिर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, लेकिन आज दिल्ली में इस इशू पर एक अच्छी पहल हुई। आरएसएस ने मुसलमानों के साथ संवाद को आगे बढ़ाया। आज दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ, टाइटल था मुस्लिम डायलॉग्स विद आरएसएस। इसमें संघ के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कृष्ण गोपाल और रामलाल शामिल हुए, जबकि मुसलमानों की बात रखने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के फॉर्मर एलजी नजीब जंग, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह समेत कई इंटेलेक्चुअल्स शामिल हुए। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जो खुलेआम आरएसएस की कड़ी आलोचना करते रहे हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में आरएसएस के नेताओं ने पूरे संयम के साथ सबकी बात सुनी और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने भी दिल खोलकर शिकायत की। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान के बीच लगातार दूरियां बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, आरएसएस इस तरह की हरकतें करने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं करती। जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि अगर मोहन भागवत एक बार सख्त निर्देश दे दें तो देश में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच बंद हो सकती है। आरएसएस से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो जहर फैला रहे हैं इन पे काबू करिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे जो जहर फैला रहे हैं उन पे काबू कीजिए। सिनेमा जो है वो भी जहर फैला रहा है, उस पे काबू करिए। दो चीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आरएसएस दबाव डाले कि हेट स्पीचेस बंद हो तो बंद हो जाएंगी। भगवत जी ये डायरेक्टली बोले कि टॉलरेट नहीं करेंगे हेट स्पीचेस, आप देखिएगा बिल्कुल बंद होंगी, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट, उनका सम्मान पूरी देश में है। इसके बाद ख्वाजा इफ्तिखार ने कहा कि संघ कहता है कि हम सब हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है, लेकिन जब कोई गड़बड़ होती है तो पुलिस का एक्शन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होता है। ख्वाजा इफ्तिखार ने कहा, हालात के हिसाब से हमें कभी हिंदू कहा जाता है तो कभी मुसलमान, ऐसा नहीं होना चाहिए। Assume करिए we are all Hindus according to the definition being given by the RSS। ये क्या बात है कि कभी तो मैं हिंदू हो जाता हूं, कभी मैं मुसलमान बन जाता हूं। When it comes to treatment, when it comes to consideration, when it comes to selection, when it comes to merit, when it comes to taking a position, when it comes to punish and persecute, ये क्या बात है? कहीं मैं मुसलमान हूँ, कहीं मैं हिंदू हूँ। So this has to be settled at the end of the RSS also itself, कि अगर हम सब हिंदू हैं तो फिर व्यवहार सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, फिर बुलडोजर सबके साथ एक जैसा चलना चाहिए। एक दूसरे पे इल्जाम लगा के चलेंगे, सिर्फ इल्जाम से मसला हल नहीं होगा। कमियां कम ज्यादा हो सकती हैं, पर कमियां दोनों तरफ एक साथ चाहिए। जहर फैलाने वाला हमारा और आपका दोनों का
मैं उसको दुश्मन नहीं कहता, दोनों का चैलेंज है। इस बात पर संघ की तरफ से सफाई तुरंत दी गई। संघ के नेता रामलाल ने कहा, यह बात सही है कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच दी जाती है, नफरत फैलाई जाती है, इससे समाज में तनाव बढ़ता है, लेकिन मुसलमानों के दिल में अगर ये गलतफहमी है कि संघ ऐसी हरकतों को सपोर्ट करता है तो ये पूरी तरह से गलत है। रामलाल ने कहा, किसी घटना के लिए हर हिंदू को दोषी नहीं माना जा सकता और ना हर मुसलमान को शक की नजरों से देखा जाना चाहिए। रामलाल ने कहा कि देश बड़ा है, जब तक इस तरह के हर मामले को राष्ट्रवाद की नज़र से नहीं देखा जाएगा तब तक हिंदू मुसलमान के बीच दूरी कम करना मुश्किल होगा। मैं किसी एक तरफ की बात नहीं बोल रहा, दोनों तरफ की बात बोल रहा हूं। वैसे बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो वहां का एमएलए राजा भी बोलता है कि हटा के देख लो भाई, 15 मिनट क्या 1 मिनट भी हटा के देख लो। जैसे चर्चा आई, कुछ लोग मानो गजवाए हिंद की बात बोलते हैं, तो उन्हें लगता है भाई गजवाए हिंद हो गया तो कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा तो हमारा हाल नहीं हो जाएगा, और भाई एकजुट रहो और इनको मत पनपने दो। तो ऐसा सोचने वाले लोग भी रहते हैं। तो दोनों तरफ कुछ ऐसे एलिमेंट रहते हैं, प्रोवोकेशन भी किया जाता है और उसका फिर रिएक्शन वगैरह भी होता है। लेकिन समय से ऊपर हम लोग बैठे तब चर्चा हुई है कि भाई एक एक घटना को राष्ट्रीय घटना नहीं मानना। घटना दिल्ली में हुई, मैंने कहा लाल किले पर एक घटना हो गई, अभी हम कहें कि सारे मुसलमान उससे जुड़े हुए, तो सोचना तो गलती हो जाएगी। मानो कहीं हिंदू समाज में एक घटना हो गई, उसके द्वारा हो गई, तो सारा हिंदू समाज उससे जुड़ा हुआ है या संपूर्ण संघ जुड़ा हुआ है या जिसको संघ विचार परिवार कहते हैं वो जुड़ा हुआ है, ऐसा सोचेंगे तो दोनों तरफ ही न्याय नहीं होगा। इसके बाद दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने कहा कि आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करता है, लेकिन हर छोटी बड़ी बात पर मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि नजीब जंग ने यह भी कहा कि गड़बड़ी मुसलमानों की तरफ से भी होती है। मुसलमानों को गौहत्या का विरोध करना चाहिए। मस्जिदों में बैठे मौलानाओं को अपना नेता मानकर उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। नजीब जंग ने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान सबके हक बराबर हैं, लेकिन मुसलमानों की स्थिति कमज़ोर है, इसलिए हिंदुओं का फ़र्ज़ है बड़े भाई की तरह छोटे भाई को सहारा दें। ये बात आरएसएस हिंदुओं को समझा सकता है। आरएसएस या हिंदू कोई ग्रुप मुसलमानों की तरफ देखता है तो उनकी तरफ एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये नेशनलिस्ट हैं कि नहीं। मेरा ये सवाल है कि आपको कोई अधिकार नहीं मेरे नेशनलिज्म के बारे में पूछने के। मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूं जितने आप हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जब हमसे बात की जाती है तो एक प्रश्न चिन्ह होता है कि क्या आप राष्ट्रवादी हैं? I think this is very unfair. Or this dimension has to be changed in this dialogue. When you talk to minorities, we have the equal right, the equal intellectual right, and the political right to be equal to you. Dialogue तब बराबरी से होगा। इस वक्त डायलॉग जो है वो बहुत कमजोरी से है क्योंकि हम कमजोर हैं। हिंदू समाज की वो जिम्मेदारी है कि मुसलमान को बताए कि तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, और हर बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि छोटे भाई को संभाले, क्योंकि छोटा भाई मजलूम है, कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। बार बार आपको कहता हूं। सो देयरफॉर ये डायलॉग जब बढ़ेगा तो हमें दोनों तरफ की बातें करनी होंगी। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को फिर अपने गिरबान में झांक के देखना। इस कार्यक्रम में मौजूद संघ के नेताओं ने कहा, नजीब जंग की बात सही है कि हर मुसलमान से राष्ट्रवाद का प्रमाण मांगना गलत है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि शिकायतें दोनों तरफ से हैं। इतिहास में हिंदुओं पर जुल्म हुए हैं, उन्हें लोग भूले नहीं हैं। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार सभी को याद है, लेकिन इतिहास की इन गलतियों को दूसरे पक्ष के अच्छे व्यवहार से भुलाया जा सकता है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने दिल्ली ब्लास्ट का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर थे, इसलिए मुसलमानों को भी ये देखना होगा कि उनके बीच वो कौन लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को मजहब के नाम पर बहकाते हैं।
जो ग्रीवांसेज आपके मन में है, ऐसे ग्रीवांसेज हिंदुओं के मन में भी बहुत गहरे बैठे हैं। हिंदू हमसे पूछता है, भाई साहब देखिए, एक बार इतना 1000 साल का किस्सा हो गया, बंटवारा हो गया, ठीक है, जो हो गया होना हो गया। देखिए, एक ही स्टेट में मुसलमान ज्यादा थे, सारा हिंदू भगा दिया कश्मीर से, 5 लाख हिंदू भाग के जहाँ गया। यही हाल मुर्शिदाबाद में होने वाला है, यही हाल मालदा में होने वाला है, यही हाल करीमगंज में होगा, ये हाल किशनगंज में होगा, ये हाल पूर्णिया में होगा। आप समाधान बताइए ना हमको। आप तो ऐसे ग्रीवांसेज एक के बाद एक बढ़ते। अभी देखो दिल्ली की घटना जो हो गई, बम ब्लास्ट हो गया, तो ये डॉक्टर लोग पकड़े गए, 19 जगह करने वाले थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर लोग थे, मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, प्रोफेसर है, MD किए हैं। ये भी नहीं कह सकते ना समझ है। घटना एक हुई, लेकिन सच है कि किसी ने तो इनके दिमाग को खराब किया। ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये सिम्टम्स है, बीमारी कहीं अंदर गहरी बैठी है। जब से मोहन भागवत ने संघ की कमान संभाली है, उन्होंने मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने हिंदुओं को भी समझाया है कि हर मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर मुसलमान को दुश्मन मानकर टकराने की ज़रूरत नहीं है। आज इस्लामिक इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ जो डायलॉग हुआ, वो इसी प्रयास का एक्सटेंशन है। लेकिन संघ और मुसलमानों के बीच में खाई गहरी है, परस्पर हेट स्पीच का रिकॉर्ड काफ़ी पुराना है, इसीलिए 1-2 मीटिंग्स में ये तकरार ख़त्म नहीं हो पाएगी। लेकिन शुरुआत अच्छी है, दोनों तरफ से खुले मंच पर डायलॉग का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम विवाद कैसे होता है, इसका एक एग्जाम्पल आज ही दिखाई दिया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। आज गंगा सभा के तरफ से हरिद्वार में गंगा के घाटों पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए, जिनमें लिखा है कि हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हालांकि इसमें किसी संस्था का नाम नहीं लिखा। बोर्ड के नीचे लिखा गया कि आज्ञा से म्यूनिसिपल एक्ट हरिद्वार। असल में गंगा सभा ने पिछले हफ्ते कहा था, हरिद्वार हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है। लाखों हिंदू रोज हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अब हरिद्वार में कुंभ भी होने वाला है, इसलिए हर की पैड़ी पर दूसरे धर्मों के लोगों को आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आज इस तरह के बोर्ड जगह जगह लगा दिए गए। लेकिन जब प्रशासन से इसके बारे में पूछा गया तो गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने कहा उन्हें इस तरह के बोर्ड लगाए जाने की जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। ये तो देखने के बाद पता लगेगा कि कौन से पोस्टर लगे हैं, म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, गंगा सभा का क्या वर्जन है। इन चीजों के मैं बहुत अवेयर नहीं हूं और देखने के बाद इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। उन्होंने क्या कहा है, किसने क्या डिमांड की है, वो एक अलग विषय है, लेकिन शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है वो अलग विषय है। तो दोनों को एक साथ मिला के नहीं देखा जा सकता। अभी इस मुद्दे पर प्रशासन ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन गंगा सभा से जुड़े लोग एक्टिव हो गए हैं। हर की पैड़ी पर आने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब अंग्रेजों ने हर की पैड़ी पर गैर हिंदू के प्रवेश को गलत माना था, तो हमारी सरकार को ये मांग मानने में क्या दिक्कत है। सरकार को अंग्रेजों के जमाने में बने नियम का पालन करवाना चाहिए। कुछ लोगों ने अनाधिकार चेष्टा करके, अतिक्रमण करके इस प्रकार हमारे सनातन धर्म की विधाओं में खलल डालने का काम कर रहे हैं। हमारे जो पूर्व से बोर्ड लगे हुए थे, जो नियम लगे हुए थे, उनको कहीं ना कहीं मिटा दिया गया, खंडित कर दिया गया, या किसी भी प्रकार से पुराने हो गए थे, उनका बस नवीनीकरण किया है। और सरकार से हमारी लगातार मांग है कि जो नियम है उनको और प्रबलता से क्षेत्र के अनुसार बड़ा कर दिया जाए। नियम कानून हर किसी को क्षेत्र का जानना चाहिए। अगर हमारे धर्म की मान्यताओं को नहीं माना जाएगा, सनातन धर्म से जिन लोगों का वास्ता नहीं है, जिन लोगों का विचार नहीं मिलते, जो हमारी धार्मिक यात्राओं के प्रति नफरती माहौल रखते हैं, ऐसे लोगों को हमारे बीच में कोई आने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गंगा सभा की इस भावना का ध्यान रखा। धामी ने कहा कि हरिद्वार देवभूमि का प्रवेश द्वार है, मां गंगा की पवित्र भूमि है, इसलिए इसकी पवित्रता की रक्षा होनी ही चाहिए। हम पुराने जो एक्ट इत्यादि हैं हरिद्वार और ऐसे तीर्थ स्थानों के, उन सभी का हम आकलन कर रहे हैं
उसकी एक समीक्षा कर रहे हैं और उसके आधार पर सरकार भी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि देवभूमि का देवत्व, हरिद्वार का देवत्व, माँ गंगा की अपनी महिमा, उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, वहाँ का देवत्व बना रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने समझदारी की बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, एसटी हसन ने ये कह दिया कि देश में हर नागरिक को बराबरी का हक है, धर्म के आधार पर किसी को कहीं आने जाने से नहीं रोका जा सकता, ये संविधान के खिलाफ है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो संविधान बदल दें पहले। ये देश सबका है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का देश नहीं है। ये कोई जायदाद नहीं है किसी की कि मेरे घर में नहीं आ सकते और उसके घर में जा सकते हैं। ये संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी कहीं से कहीं भी जा सकता है। अगर वो कहीं क्राइम करता है तो कानून बना हुआ है उसके लिए। तो इस तरह की बातें अब ये सब बंद होनी चाहिए और इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए जो नफरतें फैला रहे हैं हमारे समाज के अंदर। इस मुद्दे पर बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी बोले। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वैसे तो उन्हें किसी के कहीं आने जाने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हिंदुत्व से परहेज है, जो गंगा को मां नहीं मानते, उन्हें हर की पैड़ी पर आने की क्या जरूरत। हर की पौड़ी में मुस्लिमों को बैन करने की मांग थी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है, आओ तो वेलकम। तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है। घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो, हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही कि तुम घर पर ही फुदकोगे। दूसरी बात, हम जब काबा नहीं जा रहे तो तुम बाबा के यहाँ क्यों आ रहे। तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। अब अंग्रेज तो डिवाइड एंड रूल में यकीन करते थे, उनके बनाए नियम कायदे अब लागू करने से क्या फायदा। ये ठीक है कि उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं की बाढ़ आई हुई है, साधु के वेश में हर दिन ढोंगी बाबा पकड़े जा रहे हैं, ये श्रद्धालुओं को ठगते हैं, उनकी आस्था के साथ खेलते हैं। कुछ लोग धार्मिक स्थलों पर रील्स बनाते हैं, धर्म का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। सभी धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका यह नहीं हो सकता कि आप गैर हिंदुओं की एंट्री बंद कर दें, पाबंदियां लगाएं। धर्म की शुचिता बनाए रखने के और भी रास्ते हो सकते हैं जिनमें कहीं किसी से टकराव न हो। ईरान में चल रही मारकाट के बीच आज वहां से राहत भरी खबर आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान में मौजूद करीब 9000 भारतीय नागरिक बिल्कुल सेफ हैं, ठीक ठाक हैं और जरूरत पड़ने पर उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हालात अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। आज ईरान में मौजूद कई भारतीय स्टूडेंट्स ने भी अपने पेरेंट्स को वीडियो मैसेज भेजे और बताया कि ईरान में टेंशन जरूर है, लेकिन वो सेफ हैं, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईरान में 6000 स्टूडेंट समेत कुल 10,000 भारतीय रहते हैं। पिछले कई दिनों से ईरान में इंटरनेट बंद था, इस वजह से इन लोगों का परिवार से संपर्क नहीं हो पाया था, इसलिए घर वाले काफ़ी परेशान थे। आज ईरान के गुलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स ने अपना मैसेज रिकॉर्ड करके अपने पेरेंट्स को भेजा और बताया कि वो ठीक है और जैसे ही इंटरनेट सर्विस बहाल होगी वो तुरंत घर पर फ़ोन करेंगे। As soon as our internet facilities will be restored, so for some time please have patience. I just want to convey this message to all our Indians and Indian parents that we are safe here at Gorgan. We, on the behalf of all the students studying in Gorgan, Gulistan University, we are safe. University is fulfilling our every need, and university officials come to check us regularly. So no need to get worried. As soon as our internet gets restored here, we'll contact our parents as soon as possible. Just stay calm and don't worry. इस बीच ईरान ने प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा करने वालों पर एक्शन शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है। ईरान की सरकार ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के बीच जो विदेशी एजेंट घुसे थे, उन्होंने कई पुलिस वालों के सिर कलम किए,
कईयों को जिंदा जलाया, 53 मस्जिदों को आग के हवाले किया, 200 मस्जिदों में तोड़फोड़ की। अब इन सब का हिसाब बराबर किया जाएगा। ईरान के सुरक्षा बलों ने ऐसे कई विदेशी एजेंट्स को पकड़कर कोर्ट में पेश किया है, उनके वीडियो रिलीज किए हैं। उधर ईरान के हालात को देखते हुए अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाता जा रहा है। यूरोप से जंगी जहाज और फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट भेज दिया गया है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। आज अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को रोका। आज व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने यह तो कंफर्म किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की थी, लेकिन यह भी कहा कि ईरान को लेकर अभी सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। ईरान अपनी हर प्रॉब्लम के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन कभी कभी अपने गिरहमा में झांक कर भी देखना चाहिए। अपने देश के 800 लोगों को फांसी पर लटकाने की तैयारी किसने की थी? सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर गोलियां किसने चलाई? इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर लाशों के ढेर छुपाने की कोशिश किसने की? ईरान के टीवी पर लोगों को मार मार कर रिकॉर्ड किए गए कन्फेशंस किसने चलवाए? अगर ईरान की हुकूमत अपने लोगों के प्रति सेंसिटिव होती तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ईरान की हुकूमत पूछती है कि इजराइल और अमेरिका ने प्रोटेस्टर को सपोर्ट क्यों किया, हथियार क्यों दिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लोग तो पराए हैं। ईरान के हुक्मरान इस बात का जवाब दें कि उन्होंने अपनों के साथ कैसा सलूक किया। आज प्रेसिडेंट ट्रंप का कई महीनों पुराना एक सपना पूरा हो गया। उन्हें नोबेल पीस प्राइज का मेडल मिल गया। असल में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंची। मचाडो ने ट्रंप को अपने नोबेल पीस प्राइज का मेडल और सर्टिफिकेट गिफ्ट कर दिया। मचाडो को पिछले साल नोबेल पीस प्राइज मिला था, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने का दावा करके खुद को नोबेल पीस प्राइज का हकदार बता रहे थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया था, लेकिन ये प्राइज आखिर में मचाडो को मिला। हालांकि आज मचाडो ने वेनेजुएला की सत्ता से निकोलस मादुरो को हटाने के इनाम के तौर पर अपना नोबेल प्राइज का मेडल ट्रंप को गिफ्ट कर दिया और कहा कि उन्होंने अमेरिका का कर्ज उतार दिया है। इसके बाद ट्रंप ने नोबेल मेडल रिसीव करने की फोटो के साथ एक पोस्ट पे लिखा, मचाडो बहुत प्यारी लेडी हैं और उन्होंने मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज की बड़ी तमन्ना थी और उन्होंने अपनी आरजू का इजहार बार बार किया था। अब उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया, ऐसे नहीं तो वैसे मिल गया। गालिब ने कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में, जहां मेरे मेहमान होंगे बीजेपी को महाराष्ट्र के चुनाव में शानदार जीत दिलाने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस की जीत का राज क्या है? उद्धव ठाकरे की इतनी बुरी हार क्यों हुई? देवा भाऊ ने शरद पवार को पावरलेस कैसे बनाया? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। देवेंद्र जी, उद्धव ठाकरे वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कुर्सी से हटाने के लिए काला जादू किया। देवेंद्र फडणवीस ने भैंसा काटा, नींबू काटा, मिर्ची जलाई, तंत्र मंत्र किया। मैं मंत्र में बिलीव करने वाला आदमी हूँ, तंत्र में बिलीव करने वाला आदमी नहीं हूँ। कोई मंत्र और तंत्र करके कोई कुर्सी पाई जा सकती है, किसी को हटाया जा सकता है, फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन की जगह तंत्र कमीशन लगा देते। जो सबसे बढ़िया तंत्र करता और जो सबसे ज्यादा भैंसे काटता वो चीफ मिनिस्टर बनता। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।